नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज कहानी है बेटी का दहेज। नई नई बहू मोनिका को आए हुए अभी महीना भर भी नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों चेहरे पर नूर नजर ही नहीं आता था। शायद किसी बात से नाराज है, हर पल यही प्रतीत होता था। सास अंबिका जी ने कई बार पूछने की कोशिश भी की, पर हर बार मोनिका टाल जाती थी। अंबिका भी यही सोचती रह जाती कि क्या पता अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी और चुप चुप रहती थी। एक दिन अचानक बिना बताए ही मोनिका को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से अंबिका जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद अंबिका जी ने अपने बेटे संजय से कहा, बेटा क्या बात है, बहू चुप चुप सी रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराजगी हो, कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, संजय ने जवाब दिया। शायद मेरी गलतफहमी हो, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तो उससे बोल दे। ठीक है, जब आएगी तब बात करके देख लूँगा, कहकर संजय अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब संजय घर आया तो देखा अंबिका जी उदास बैठी थी। उन्हें यूं उदास देखकर संजय ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? संजय के सवाल पर अंबिका जी ने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले, मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रहे हो? संजय अंबिका जी के पास बैठता हुआ बोला। अरे अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई? बेटा मैं अकेली जी हूँ, तेरे पापा नहीं हैं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगी, इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ रहने दो ना, क्या जरूरत है, आराम से रह तो रहे हैं, वैसे भी मोनिका है नहीं, वो क्या सोचेगी और लोग मोनिका के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। संजय हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अंबिका जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन संजय के पीछे पकड़कर उन्होंने कमरे शिफ्ट करवा ही दिए। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो अंबिका जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफे आए हैं वो भी यहीं कमरे में रख ले। उनकी बात सुनकर संजय बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, पड़े रहने दो ना बाहर, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम में आएंगे। अरे हमारे अपने भी तो सोफे हैं ना, वो रख लेंगे हॉल में। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, नए सोफे हैं हॉल में, ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के नए सोफे हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बात सुनकर संजय एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा क्या? अचानक से संजय के सवाल को सुनकर अंबिका जी झेंप गई, फिर बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफे मोनिका और संजय के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन संजय जब ऑफिस से घर आया तो मोनिका आ चुकी थी। संजय को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मोनिका का भी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अक्सर संजय नोटिस कहता थे कि मोनिका और अंबिका जी के बीच में अजीब सा तनाव था, दोनों खुलकर बात नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद मोनिका दोबारा मायके गई। उस दिन भी संजय शाम को लौटा तो अंबिका जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। संजय ने फिर इसका कारण पूछा तो अंबिका जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में ही शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह में पूजा करूं तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा है माँ की हमें सुबह डिस्टर्ब होता है?
उसकी बात सुनते ही अंबिका जी एकदम से हड़बड़ा गईं। अरे वो किसी ने नहीं कहा, पर वो क्या मुझे दिखता नहीं है? तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे। बस तू तो पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि संजय कुछ पूछता, अंबिका जी ऐसा कहकर रसोई में संजय के लिए चाय बनाने चली गई। अब संजय के मन में भी हलचल सी होने लगी। आखिर कुछ तो है। जब भी मोनिका मायके जाती है तभी माँ ये सब अजीब क्यों जिद करती है? पहले कमरा और अब पूजा घर। मोनिका जब घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है, पर माँ बता नहीं रही है। वहीं सोफे पर अंबिका जी का फोन पड़ा हुआ था। संजय ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को मोनिका की मम्मी का फोन आया हुआ था। संजय को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा अंबिका जी से पूछा, फिर भी वो टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण संजय को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन संजय जब घर लौटा तो वाकई वो देखकर हैरान रह गया कि मोनिका मायके से आ गई। पर जब माँ ही नहीं बताता चाहती तो आखिर संजय पूछे किससे? मोनिका से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अम्मा की इच्छा की, वो क्या करना चाहती हैं मैं क्या कहूँ? इसके आगे संजय भी कुछ न कह सका। पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद मोनिका वापस मायके गई। इस बार अंबिका जी ने संजय से मोनिका के दहेज में आया हुआ टीवी मोनिका के कमरे में लगाने को कहा। इस बार संजय बिगड़ गया। ये क्या है माँ? आखिर ये क्या लगा रखा है आपने? जब भी मोनिका मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो। इसको यहाँ सेट करो, उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में? बताती क्यों नहीं हो आप? संजय की इस तरह चिल्लाते देख अंबिका जी की आंखों में आंसू आ गए। वह लगभग रोती हुई बोली, बेटा मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र की कितनी बची है? मेरे कारण तुम्हारा घर न बसे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। अंबिका जी की बात सुनकर संजय हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से अंबिका जी से बोला, माँ सच सच बताओ हो क्या रहा है? रोते रोते अंबिका जी ने जो बात कही वह सुनकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर अंबिका जी को रोता देखकर संजय का मन रोने को कर रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके बड़े ही प्यार से अंबिका जी से पूछा, माँ आखिर बात क्या है? जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? संजय को इस तरह बोलता देखकर अंबिका जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पहले वादा कर, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूंगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे वृद्ध आश्रम में भी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती हूँ। पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ कैसी कैसी बात कर रही हो? जो भी है खुल कर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं बेटा हूँ आपका, आपके साथ ही रहूँगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्धा आश्रम छोड़ने वाला हूँ? ये घर आपका है। जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब अंबिका जी को संजय की बातों पर विश्वास हुआ तब जाकर अंबिका जी ने बोलना शुरू किया। याद है तुम्हारी शादी के बाद जब मोनिका का भाई उसे अचानक लेने आया था और वो मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद मोनिका की माँ का फ़ोन आया था। तब मुझे पता चला कि मोनिका ने ही उसे फ़ोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज
अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की इतनी सी ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रख कर क्या करेंगी? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का तो सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी जाएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता। इसलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब मोनिका दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुआ। मोनिका वहां पहुंची कि थोड़ी देर बाद में ही उसकी मां का फोन आ गया। कहने लगी कि मोनिका को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी नई नई सास बनी हैं, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी टीवी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। यह कहते कहते अंबिका जी जोर जोर से रोने लगी। संजय खूब देर तक माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वे चुप नहीं हुई तो संजय उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भरकर ले आया और अंबिका जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिर अंबिका जी थोड़ी तसल्ली खाकर बोली। समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़े हो। मैंने एलईडी टीवी मेरी बेटी के दहेज में यह सोच कर दी थी कि मेरी बेटी और दामाद एलईडी टीवी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वो लोग तो इसका कोई फायदा उठा नहीं पाते। आपने तो एलईडी टीवी हॉल में लगवा दी। मेरे बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी जिंदगी है। अगर पानी सिर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा न हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें या फिर आपको वृद्धा आश्रम छोड़ आएं। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि एलईडी टीवी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती? अब तो जब भी समधन जी का फोन आता है या मोनिका मायके जाती है तो मुझे घबराहट से होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गई, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूंगी। पर सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लगता है। यह कहते कहते अंबिका जी के हाथ कांपने लगे थे और जीभ लड़खड़ाने लगी थी। यह देखकर संजय को अपनी माँ पर तरस तो मोनिका और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए संजय अंबिका जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बोल देनी चाहिए थी ना।
बेवजह परेशान होती रही आप। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी, मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा भी कि तुझसे पूछ लूं, फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज्यादा ही बोल गई। अंबिका जी, मैं अपनी तरफ से सफाई दी। वो ज्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत हो माँ, अब इसका निर्णय तो बहुत जल्द ही करूँगा। संजय की बात सुनकर अंबिका जी घबराती हुई बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो। मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान देना नहीं बल्कि सिर्फ लेना जानती है, तो उसे उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का यह रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है। क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आएगा। संजय की इन बातों से अंबिका जी को काफी हिम्मत मिली थी। दूसरे दिन जब अंबिका जी उठी तो देखा संजय जाग चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद अंबिका जी चाय बना कर ले आई और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी। अंबिका जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। अंबिका जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम, हमें संजय भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए जो हम हमारा काम शुरू करें। इतने में खुद संजय बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में अंबिका जी बोली, संजय कौन सा सामान उठाने की बात कर रहा है, मुझे बताएगा आखिर चल क्या रहा है। माँ, बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वो लोग कर चुके हैं, उससे इतना तो समझ में आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी अंबिका जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ, बस 1 मिनट, मैं अभी आया, कहकर संजय उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और आकर अंबिका जी से बोला, माँ, मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सख्त तो आपको भी बनना पड़ेगा। बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ नहीं होगा। फिर संजय ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर अंबिका जी बोली, सब ठीक तो होगा ना? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर संजय बोला, अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो? आर या पार, बस अब आप हिम्मत बनाए रखना, कहकर संजय अपनी योजना पर अमल करने लगा। 3 घंटे बाद संजय अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे उसने दरवाजा खटखटाया, छोटे साहिल साहब ने आकर दरवाजा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। मोनिका की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। वहीं खुद मोनिका और उसकी माँ उसे वहां देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे संजय, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना?
हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो, संजय जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगवाओ। संजय ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वो तो मैं ये सामान यहीं रखवाने आया था। संजय की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर मोनिका की मां ने कहा, दामाद जी, कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर संजय मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में? सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वो सारा सामान रखा था जो मोनिका के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही मोनिका कभी अपनी मां को तो कभी संजय को देख रही थी। आस पड़ोस के लोगों को वहां खड़े होकर बातें करते देख मोनिका की मम्मी बोली, दामाद जी, ये क्या हरकत है? आप भला ये सब सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ यह सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसे बातें कर रहे हैं। मोनिका के पापा भी बोले, दामाद जी, ये सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। संजय हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ कह दिया कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में इस दहेज की कोई जगह नहीं। आखिर जब ये दहेज घर आया है तो मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में मोनिका की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी माँ को? संजय मुस्कुरा करके बोला, बस यही सासू माँ की, अगर दहेज में आप मकान भी दे देते तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती, उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूं मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। संजय की बात सुनकर ससुर जी बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वही दोनों बहुओं की नज़र भी सासू माँ पर टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी वो भी बेटे बहुओं के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि संजय को सब पता चल चुका है और इस बार समधन भी थोड़ी सख्त हो गई हैं। लेकिन इतने में मोनिका भी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। यह भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना। उसकी बात सुनकर संजय बोला, अच्छा, बैठकर भी बातें होती हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तुम मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी गई तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्धा आश्रम छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था? अब मोनिका से भी कुछ कहते ना बनाकर अब घर में सबको मोनिका और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था? उसका घर न टूटे इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर संजय से बोले, माफ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वो भी आप लोगों की रजामंदी से, पर
आज तक जो हुआ सो हो गया, पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सामान रख लीजिए। आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़कर देखकर संजय ने उसने हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माफ करना पापा जी, मैं यह सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा तब जाकर मैंने यह कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस संजय के घर भिजवा दिया और खुद मोनिका और अपनी पत्नी को लेकर संजय के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधन जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसका उनको आश्वासन दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।